एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं, डिबेट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर 3 है उसके अंदर हम रीड करने वाले हैं सिटीजनशिप को, कि सिटीजनशिप होती क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो बेसिकली जो हमारे चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप होती क्या है वो देखते हैं। तो सिटीजनशिप क्या होती है, कोई भी एक पर्सन है जहाँ पर वो रह रहा है, किसी भी स्टेट में रह रहा है और वहाँ पर उसको सिविल एंड पॉलिटिक राइट मिले, उसी को ही सिटीजनशिप बोलते हैं। जैसे क्या होता है, इंडिया में हम रह रहे हैं, हमें यहाँ पर फुल मेंबरशिप है और वहीं हम रह रहे हैं, तो हमें वहाँ पर सिविल राइट भी है और पॉलिटिक्स राइट भी है, तो उसी को सिटीजनशिप बोलते हैं। समझ में आया? तो सिटीजनशिप क्या होता है, एक बॉन्ड, एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है बिटवीन एक इंडिविजुअल और उसकी कंट्री के अंदर। जैसे कि हम रह रहे हैं, हम इंडिया में, तो हमारा एक रिलेशन बन गया ना हमारी कंट्री से, कि हमारे इंडिया का कल्चर ये है, हर कुछ चीज़ है हमारी कंट्री से, हमारा एक बॉन्ड, एक रिलेशन बन गया है। तो सिटीजनशिप होता है, वहाँ पर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर स्टेट ऑफ लिबर्टी भी है, आज़ादी भी है हमें बेसिकली, ठीक है। और लेकिन उसके साथ में क्या है, विद एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जैसे कि हमें यहाँ पर फ्रीडम है कि हम यहाँ पर स्पीच बोल सकते हैं, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। जैसे कि हम स्पीच बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या है, हेट स्पीच नहीं बोल सकते हैं, बुरी ऐसी कोई स्पीच नहीं बोल सकते जिससे कि कोई दूसरा रिलीजन है उसको हानि हो। तो ये क्या है, हमें यहाँ पर लिबर्टी के साथ क्या है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो समझ आए सिटीजनशिप क्या होती है, कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके, हमारे उस देश के साथ हमारा कोई रिलेशन होता है, वहाँ पर रह रहे होते हैं, हमें वहाँ पर कोई सिविल एंड पॉलिटिक राइट होते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें वहाँ पर फ्रीडम भी होती है। ये सारी चीज़ें हम देखें कि सिटीजनशिप होता क्या है। उसी तरीके से हमारे इंडिया है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिटीजनशिप लिखा हुआ है कि इंडिया का कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ये सारे कुछ जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 5 to 11 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है कि इंडिया का नागरिक है, कौन बन सकता है, कौन अपनी लॉस कर सकता है सिटीजनशिप को, तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है सिटीजनशिप को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल 5 to 11 है वो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, आर्टिकल 5 to 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 क्या बताता है, कि हमारे देश में वो व्यक्ति जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हमें बताते हैं कि उस टाइम इंडिया का कौन नागरिक था, ठीक है, उसको किस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिली हुई है। तो आर्टिकल 5, 6, 8 हमें बताते हैं। वहीं आर्टिकल 9 हमें क्या बताते हैं, कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और हम किस प्रकार से, हमारे पास सिटीजनशिप है तो हम किस प्रकार से उसको लॉस कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 9 हमें बताता है। और आर्टिकल 10 और 11 क्या बताता है, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति सिटीजन है और कौन नहीं है वो तय करना, या फिर कोई एक्ट बनाना कि किसके हाथ में, पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पर हमने ब्रीफ देखा, अब एक्सप्लेन में हर एक आर्टिकल को देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। लेकिन हमें आर्टिकल जानने से पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता है हमारे देश में क्या, हमें इंडिपेंडेंट मिली थी 15 अगस्त 1947 में। नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होगा। 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन इंडिपेंडेंस में मतलब ब्रिटिश हमें इंडिपेंडेंट तो मिल गए थे, लेकिन एक चीज़ उसके साथ हुई थी, हमारे देश का पार्टीशन हो गया था। तो इसमें दो नेशन बने थे, एक का नाम था इंडिया और एक का नाम था पाकिस्तान। तो दो नेशन के साथ हमें पार्टीशन भी मिला था इंडिपेंडेंस के साथ। तो क्या होता है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है ना, इंडिया और पाकिस्तान अलग तो हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ना 1 साल तक ऐसे आते जाते रहते, कोई भी रोक टोक नहीं होती, जाते रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा माइग्रेंट होने लगे थे पीपल, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी थी, जिसके बाद हमारे देश में एक परमिट सिस्टम लागू किया जाता है 19 जुलाई 1948 में। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, यदि कोई भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारा हमने 19 जुलाई 1948 में सिस्टम बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, यदि हमें इंडिया से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से इंडिया आना है, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो इसलिए कोई तो एक ऐसा सिस्टम होता, तो इसलिए हमारे देश में परमिट सिस्टम लागू किया गया था कि परमिशन के विदाउट कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में आया। अब हम
हमारे आर्टिकल्स देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में ये बातें बार बार आएंगी, तो स्टार्टिंग में बता देना अच्छा था। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, जब हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय कौन व्यक्ति इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा, ये आर्टिकल हमें 5 बताता है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 में लागू किया जाता है। वो लागू किया गया था, तब बताया गया था आर्टिकल 5 के तहत कि इंडिया का कौन व्यक्ति होगा, सिटीजन होगा। तो बताया जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास इंडिया का डोमिसाइल होगा, मतलब कि क्या होता है, एक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा, वही इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा। समझ में आया? बताया गया कि क्या, हु इज नेवर, कि जो भी व्यक्ति है कभी भी माइग्रेंट नहीं हुआ, मतलब जैसे होता ना, कई लोग क्या करते थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जो कभी भी इंडिया से पाकिस्तान नहीं गए और पाकिस्तान से इंडिया नहीं आए, तो वो व्यक्ति है आर्टिकल 5 के तहत क्या है, जिसके पास डोमिसाइल होगा वो इंडिया का सिटीजन होगा। ये आर्टिकल 5 में बताता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, इन तीनों में से एक चीज उसके पास जरूर होना चाहिए। डोमिसाइल है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है, लेकिन इनमें से एक चीज जरूर होनी चाहिए, या तो उसका जन्म है वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर उसके मम्मी या पापा में से किसी एक व्यक्ति का जो जन्म है इंडिया में होना चाहिए, देन वो इंडिया का सिटीजन कहलाया जाएगा। और जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उससे 5 साल पहले वो लगातार इंडिया में ही रहना चाहिए, तभी हम उसको इंडिया का सिटीजन मानेंगे। तो इन तीनों, मतलब डोमिसाइल तो होना चाहिए, उसके साथ इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए, देन वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक था कि इंडिया का डोमिसाइल है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन, लेकिन ये क्यों तीनों में से एक कंडीशन क्यों मानी गई? बिकॉज अभी भी हमारे देश में क्या था, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, बहुत सारे जो ब्रिटिश है जो इंडिया में बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके पास तो डोमिसाइल हो ही सकता है, इंडिया का परमानेंट वाला एड्रेस। तो इसलिए हमने एक कंडीशन रखी कि वो इंडिया का या तो जन्म होना चाहिए, या फिर उसके मम्मी या पापा में से एक का जन्म होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे 5 साल वो इंडिया में लगातार रहना चाहिए, तभी हम इंडिया का उसको सिटीजन मानेंगे। तो समझ में आर्टिकल 5 क्या होता है, कि वो पर्सन जो कि कभी भी इंडिया से पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तान से इंडिया नहीं आया, तो वो आर्टिकल 5 के तहत हमारे देश में किस तरीके से सिटीजन होगा। समझ में आया? ये हमने रीड करा। आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है, सिटीजन, वो सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर इंडिया आया है। ठीक है, अब पर्सन हु माइग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब इंडिया आया कब, पाकिस्तान, मतलब पहले वो इंडिया रहता था, देन वो पाकिस्तान चलेगा, फिर दोबारा वो इंडिया आया, तो वो आर्टिकल 6 के तहत किस प्रकार से इंडिया का सिटीजन होगा, ये हमारा आर्टिकल 6 बताता हमें। तो इसमें ना 2 प्रोसेस है। एक तो क्या है, जो मतलब कि क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान था, लेकिन 19 जुलाई 48 से पहले वो क्या आ गया, इंडिया आ गया, तो किस तरीके से इंडिया का सिटीजन होगा वो देखेंगे। और देन हम देखेंगे कि वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया पाकिस्तान से, वो किस तरीके से सिटीजन होगा इंडिया का, क्योंकि उसको तो इंडिया की सिटीजन चाहिए, तो किस तरीके से हो सकता है। तो जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से बिफोर, मतलब पहले आ गए बेसिकली, तो वो क्या होगा, बेसिकली बात है, या तो उसका जन्म है इंडिया में होना चाहिए, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसका जन्म है इंडिया में होना चाहिए, देन वो नॉर्मली क्या हो सकता है, इंडिया का सिटीजन हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति है 19 जुलाई 1948 के बाद आया, तो किस प्रकार से सिटीजन होगा, तो सबसे तरीके से हो सकता है, इफ, यदि क्या है, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ तो उससे पहले उनका जन्म हुआ है, तो ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 महीने के, मतलब वो आ गया 19 जुलाई 48 के बाद, लेकिन उसको 6 महीने के लिए कहाँ पर रहना पड़ेगा, इंडिया रहना पड़ेगा, और जो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना नाम इंडिया का सिटीजन होने के लिए, लेकिन उसको 6 महीने इंडिया रहना पड़ेगा, देन वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तो समझ में आया दोनों प्रोसेस क्या है। आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है। अब आर्टिकल 7 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 7 बताता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, लेकिन जो पाकिस्तान मतलब पार्टीशन हुआ, लेकिन बाद में वो दोबारा से क्या हो गया, पाकिस्तान रह रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, लेट वो इंडिया आ गया। तो बेसिकली ये हम नॉर्मल अभी जान के ही आए हैं कि वो 1948 से, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया, मतलब 48 के बाद आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी रीड करके आर्टिकल 6 की तरह ही है ये, कि उसे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए क्या, कहाँ पर रहना पड़ेगा, इंडिया रहना पड़ेगा, और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना नाम, देन वो क्या, इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। ये आर्टिकल 6 के जो हम आफ्टर रीड करके आए हैं ना, 19 जुलाई 48 वाला, उसी की तरह ये भी, ठीक है। अब आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट
आउटसाइड इंडिया मतलब जो कि इंडिया के बाहर रह रहा था, मतलब जो पार्टीशन हुआ ना तो उससे वो बाहर रह रहा, तो वो किस प्रकार से होगा। तो बेसिकली क्या, वो एम्प्लॉयमेंट या मैरिज या एजुकेशन के तहत बाहर गया है, तो नॉर्मली वो किस तरीके से होगा, ये आर्टिकल हमें 8 बताता है। ठीक है, अभी ये भी जानेंगे। ठीक है, आगे आर्टिकल 9 हमें क्या बताता है, जो कि क्या है, नॉर्मल से व्यक्ति है वो किस प्रकार से इंडिया की सिटीजनशिप लॉस कर सकता है, ये आर्टिकल 9, इसको भी हम एक्सप्लेन में जानेंगे अभी। ठीक है, अब आर्टिकल 10 हमें क्या बताता है, एनी पर्सन मतलब कि जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है वो किस प्रकार से जो कोई भी प्रोविजन से जो व्यक्ति को किस प्रकार से लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के दायरे में आके, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये आर्टिकल हमें 10 बताता है। एंड आर्टिकल 11 क्या बताता है, द पार्लियामेंट हैड राइट टू मेक एनी प्रोविजन कंकरिंग द, मतलब किस प्रकार से उस टर्मिनेट कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप दे सकता है, ये आर्टिकल 11 हमें बताता है, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है। ठीक है, अब करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। क्या है, हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया था 1955 में, उस एक्ट के तहत हम किस प्रकार से इंडिया के सिटीजनशिप हो सकते हैं, वो एक्ट हमें बताता है 1955 में जो बनाया गया था। तो फर्स्ट हम बेसिकली ये तो रीड ही करके आए, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तब आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हमें बताता है कि हम किस प्रकार से इंडिया के सिटीजनशिप होंगे, सिटीजनशिप ले सकते हैं, ये हमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 बताता है। सेकेंड हमें बताया जाता है बाय बर्थ, जन्म के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप हो सकते हैं। कैसे, तो आपको ये पता है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में होता है, तो किस प्रकार से सिटीजनशिप ले सकता है, बेसिकली उसका जन्म है इंडिया में हुआ हो तो नॉर्मली वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जिस व्यक्ति का जो जन्म है 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में होता है, तो उस व्यक्ति के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स क्या इंडिया में जन्म होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। और जिस व्यक्ति का 3 दिसंबर 2004 में हुआ है या टिल फर्दर नोटिस तक नहीं हुआ, अब मतलब और एक्ट नहीं बन जाते बेसिकली, तो उस व्यक्ति को क्या है, एक प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन, अब हम रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या ले सकता है, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली नॉर्मल सी बात है, बर्थ वाला इतना ज़्यादा नहीं आता आपका, तो बेसिकली बर्थ वाला लिख देना कि जिसका पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसका जन्म है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 में होता है, देन वो नॉर्मली क्या ले सकता है, इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन उसका 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 में हुआ, तो बेसिकली उसके पेरेंट्स सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली लिख देना। नेक्स्ट आता है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज बोर्न इन आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका जो जन्म है वो आउटसाइड इंडिया हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं उसका जन्म इंडिया में हुआ, तो किस प्रकार से सिटीजन ले सकता है। तो बेसिकली ये वाला फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला हो सकता है। 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 में मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उसमें से एक या मम्मी या पापा, उनका जन्म बेसिकली कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, देन वही व्यक्ति क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है इंडिया का। ठीक है, ये समझ में आया। और थर्ड कैटेगरी क्या आती है, 3 दिसंबर 2004 वाली, तो ये बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करवा के ही क्या होगा, आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो। ये बर्थ वाला डिसेंट वाला दोनों सेम है। ठीक है, अब आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप किस प्रकार से इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, ये देखते हैं। तो वेट, हाँ ये हमें रीड करना पड़ेगा, वेट। हाँ, एक क्या होता है, PIO कार्ड होता है। PIO कार्ड क्या होता है कि वो पर्सन जो इंडिया में ओरिजिन हुआ है लेकिन उन्होंने क्या दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया है, तो वो एक कार्ड इशू करवा सकता है, PIO कार्ड, जो कि इंडिया में जन्म हुआ लेकिन उन्होंने दूसरी कंट्री की सिटीजन ले लिया, तो एक वो PIO कार्ड निर्धारित करवा सकते हैं, जो कि लगभग 15 साल के लिए होता है। देन क्या होता है, वो दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है उन्हें। तो उस व्यक्ति को PIO कार्ड ले लिया उसने, तो वो इंडिया में कभी भी आ सकता है और जा सकता है। लेकिन इन कोई भी व्यक्ति है करवा सकता है PIO कार्ड, लेकिन वो इन कंट्रियों में से नहीं होना चाहिए, या तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान में से ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और सभी जो कंट्री है वहाँ पर क्या होता है, PIO कार्ड है निर्धारित करवा सकता है, वो कभी भी इंडिया आ सकता है इस कार्ड के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है वो सारी ये तो कंट्रियां हैं ही नहीं कि ये कार्ड इशू करवा ही नहीं सकती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान। लेकिन उसके साथ आपको ये भी याद रखना है वो सारी कंट्री जहां पर इंडिया की सिटीजनशिप
मानी नहीं जाती। जैसे अमेरिका है, वहाँ पर क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप, वहाँ पर जाके लोग इंडिया की सिटीजनशिप हटा सकते हैं और वहाँ पर अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, नॉर्मली हम पीआईओ कार्ड उस व्यक्ति को निर्धारित करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पर इंडिया का सिटीजनशिप मना है कि आप इंडिया के यहाँ पर सिटीजन हो ही नहीं सकते, तो वहाँ पर हम पीआईओ कार्ड उस व्यक्ति को इश्यू नहीं करवा सकते हैं, उस कंट्री वाले व्यक्ति को करवा ही नहीं सकते पीआईओ कार्ड, ठीक है। तो जो जिस व्यक्ति के पास पीआईओ कार्ड होता है तो वो उसको पासवर्ड की तो जरूरत होती नहीं, और वो उस अपना जीवन साथी है वहाँ पर जाकर चुन सकता है बेसिकली, ठीक है। और पीओ कार्ड होता है वो 15 ईयर्स के होता है और उसको किसी भी वीज़ा की जरूरत नहीं होती। यदि उसको इंडिया जाना है तो जा सकता है, आना है तो आ सकता है, ठीक है। समझ में आया, ये रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होती है। एक सेकंड होता है ओसीआई कार्ड। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ओसीआई कार्ड का क्या होता है, ये ना फॉरेन नेशंस के व्यक्ति होते हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं बेसिकली काम के सिलसिले के लिए, ठीक है। तो ये 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ठीक है। और ओसीआई कार्ड होता है, ये दो कंट्री में बिल्कुल हम उन व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड नहीं दे सकते, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेंट होकर इंडिया आ जाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं दे सकते। और जिन व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड होता है, हम उसको वोटिंग राइट भी नहीं होता इंडिया में कि वो वोटिंग दे सकते हैं। और वो, लेकिन आपको याद रखना ओसीआई कार्ड इज नॉट ड्यूअल सिटीजन, ये हम उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे, बेसिकली आना और जाना है ये करवा रहे हैं, उनको इंडिया के सिटीजन नहीं होते हैं वो, ठीक है। और वो क्या है, उन्हें लॉन्ग लाइफ है, वीज़ा विजिटिंग कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा के, ठीक है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर एनआरआई होते हैं उनको इक्वल राइट होते हैं, इक्वल राइट होते हैं फाइनेंशियल, एजुकेशन, इकोनॉमिक मैटर, तो उनको भी ऐसे ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनको भी इक्वल राइट होते हैं। बट दे डू नॉट एक्वायर, मतलब उनको हम लैंड है वो एक्वायर नहीं कर सकते, वो ऊपर खरीद नहीं सकते। ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं इंडिया में, वो लैंड नहीं खरीद सकते हैं। समझ में आया, ये तो इजी टॉपिक था बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, यदि आपको इंडिया का सिटीजन होना है तो बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी मैं इंडिया का सिटीजन ले सकती हूँ। जस्ट लाइक समझो कि मैं दूसरी नेशन की हूँ, मैं यूएसए की हूँ, और देन मुझे क्या करना है, इंडिया की सिटीजन लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू मैं इंडिया का सिटीजन हो सकती हूँ। कैसे, सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन डाली कि मैं इंडिया की सिटीज़न होना चाहती हूँ, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है सबसे पहले मेरे 15 साल का रिकॉर्ड देखेगी कि क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, और जो 15th ईयर वाला है वो तो ज़रूर देखेगी, हाँ, अच्छी बारीकी से। जिसके बाद क्या, मैंने नेचुरलाइजेशन की तरफ एप्लीकेशन डाली, तो मुझे 12 महीने के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। 12 महीने के अंदर फिर मुझे 15 साल के अंदर, मतलब मुझे 15 साल में से 11 साल है वो इंडिया में रहना पड़ेगा। देन वो मुझे क्या देंगे, मुझे दे देंगे, हाँ ठीक है आप इंडिया में रह सकते हो, आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो 11 साल के बाद, ठीक है। लेकिन समझो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बहुत ग्रेट हो, फेमस हो, उसको ही ऐसे करना पड़ेगा नहीं। जैसे बराक ओबामा है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो इंडिया के सिटीजन होना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 14, हम ये थोड़ी है उसको 11 साल वेट कराएंगे, नहीं, आपको 11 साल वेट करना पड़ेगा, देन आप इंडिया के सिटीजन होंगे। नहीं, उनको नॉर्मली हम सिटीजन दे सकते हैं, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति है और लोगों ने उनका जो काम है वो भी देख रखा होता है, डेट्स वाई उनको हम इजिली सिटीजन दे सकते हैं, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रह गया, आपको याद होना चाहिए, जैसे कोई भी इंडिया है आगे चलकर किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है, तो उस वाले एरिया वाले व्यक्ति है वो इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं नॉर्मली। समझ में आई ये है, मैंने आपको रीड करा दिया है। लास्ट टॉपिक रहता है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो इंडिया की सिटीजनशिप लॉस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है, 3 प्रोसेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति है इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट करवा सकता है, मतलब हट सकती है उसकी। एक होता है रिनंशिएशन के द्वारा होता है, बेसिकली इसके अंतर्गत क्या होता है, जस्ट लाइक मैं इंडियन की सिटीजनशिप हूँ, लेकिन मुझे सोचा है मैं इंडिया में नहीं रह सकती, तो मैं इंडिया में जाके गवर्नमेंट को क्या करा सकती हूँ, एक डिक्लेयर कर सकती हूँ कि मैंने क्या है, मैं इस इंडिया की सिटीजनशिप हटा रही हूँ, मैं दूसरी कंट्री की ले रही हूँ, देन क्या है, मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार से एक मेथड है जिसकी वजह से एक डिक्लेयर करके भी कि मैं दूसरी कंट्री की सिटीजन ले सकती हूँ, तो इस प्रकार से मेरी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। सेकंड मेथड होता है टर्मिनेट के द्वारा। टर्मिनेट मतलब कि मैं जाके दूसरी कंट्री का सिटीजन ले लेती हूँ और इस प्रकार से मेरी इंडिया वाली टर्मिनेट हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। थर्ड होती है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि उसने रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा इंडिया की सिटीजन ले ली, लेकिन हमें पता चलता है उसने तो फ्रॉड करके ली है,
देन वो उसकी क्या डिप्रिवेशन के अकॉर्डिंग उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। सेकंड क्या होता है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कोई भी बंदा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है बेसिकली, तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सिटीजनशिप हम लॉस कर सकते हैं। थर्ड होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जैसे कि हमारा वॉर चल रहा है और वो जाके दूसरी कंट्री को सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, इंडिया की उसकी सिटीजनशिप हटा सकते हैं इंडिया से। फोर्थ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है पूरा मतलब कि जब क्या होता है 7 साल से लगातार है बाहर रह रहा है और बिना कुछ इंफॉर्मेशन के, तो उसको भी हम क्या है इंडिया की सिटीजनशिप उसकी लॉस हो सकती है। समझ में है। और उस जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसने क्या कर लिया है, दूसरी कंट्री में वो रह रहा है बेसिकली, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाके जैसे नेचुरलाइजेशन मैंने बताया था ना, नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो 15 साल में से 11 साल उसे इंडिया में रहना चाहिए, देन वो मतलब 4 साल है वो कहीं भी रह सकता है बेसिकली। तो उस 4 साल वो रह रहा, लेकिन उसने 2 साल किसी जेल में बिताया है, तो अब उसको हम इंडिया की सिटीजन थोड़ी देंगे। 2 साल तो क्रिमिनल केसेस हैं उसके, क्या पता इंडिया में आके भी वो क्रिमिनल केसेस कर दे, तो हम उसको भी सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर था हमारा जो कि कंप्लीट होता है। इफ़ और लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।